हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर मुकेश और आप देख रहे हैं यूपीपीसीएस हिंदी माध्यम यूट्यूब चैनल पे जनरल साइंस। जैसा कि हम लोग देख रहे थे कि हम इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के क्वेश्चंस कर रहे थे और उसी सीरीज में आज हम लोग देख लेते हैं हाइड्रोकार्बन्स और कुछ हम लोग देखेंगे पॉलीमर्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चंस। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित समूह में कौन सा एक पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के लिए मूलतः उत्तरदायी था। तो पूछ रहा है ओरिजिन ऑफ लाइफ से क्वेश्चन है। देखिए, ओरिजिन ऑफ लाइफ की जब हम बात करते हैं तो इसकी कई सारी थ्योरीज दी गई। स्पॉन्टेनियस थ्योरी थी सबसे पहले, उसके बाद आई आपकी स्पॉन्टेनियस थ्योरी के बाद जो इंपॉर्टेंट थ्योरी आई थी वो थी हक्सले की अबायोजेनेसिस। लेकिन वो इसको प्रूफ नहीं कर पाए थे। उन्होंने ये कहा था कि केमिकल्स जो भी एलिमेंट्स वगैरह होते हैं उनसे लाइफ जनरेट होती है, लेकिन वो इसको प्रूफ नहीं कर पाए। तो उनको प्रूफ करने के लिए फिर इसी पे काम किया स्टैनले मिलर 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 एंड यूरी, और उन्होंने इस पे काम किया। और उन्होंने एक स्टैनले मिलर का बहुत फेमस एक्सपेरिमेंट रहा, तो उसमें उन्होंने अमीनो एसिड्स को बनाया था। और कैसे किया था कि उन्होंने लैब में उस समय की अर्थ लाइक सिचुएशंस को क्रिएट किया। और एक इससे पहले एक सूप मॉडल दिया था कि कैसे अर्थ पे एक पानी में सूप रहा होगा जिसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स थे। वो दिया था आपका हेल्डेन हेल्डेन एंड ओपेरॉन ने। तो उसको भी स्टैनले एंड मिलर ने अर्थ लाइक सिचुएशंस, वहां पे कैसी अर्थ की उस समय की कैसी सिचुएशंस थी, तो उनको प्रूफ किया। तो उन्होंने वहां पे लाइफ जनरेट की उन्होंने। तो इसके लिए उन्होंने बताया कि उसके लिए इंपॉर्टेंट जो केमिकल्स हैं, जो इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं, वो हैं कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड सल्फर। देखिए, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन ये कार्बोहाइड्रेट्स बनाते हैं, ये हर लिविंग ऑर्गेनिज्म मिलेंगे आपको। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस मैंने आपको बताया था कि जब भी हम जेनेटिक मटेरियल की बात करेंगे तो नाइट्रोजन बेस होगा, फॉस्फोर उसमें कार्बोहाइड्रेट होगा यानी शुगर होगा, और फॉस्फोरस का एक कंपाउंड हो मॉलिक्यूल होगा, तो वहां पे फॉस्फोरस प्रेजेंट रहेगा। रहा सल्फर, देखिए सल्फर कंटेनिंग कई सारे अमीनो एसिड्स हैं, तो अमीनो एसिड्स को बनाने में सल्फर का यूज होता है। मिथियोनिन, मिथियोनिन बहुत बड़ा एग्जाम्पल है जिसमें सल्फर होता है। मिथियोनिन इज अ टाइप ऑफ अमीनो एसिड्स, जो हमारे 20 अमीनो एसिड्स हैं उसमें मिथियोनिन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट अमीनो एसिड। और वो किससे बन के मिलके बना होता है? सल्फर से। तो ये जो 6 एलिमेंट है ना, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और सल्फर, ये माना जाता है कि ये 6 बेसिक एलिमेंट हैं जिनके कारण पृथ्वी पे लाइफ ओरिजिनेट हुई थी। एक वाटर वाटर रहा होगा, बहुत सारा वाटर बॉडी रही होंगी, वहां पे लाइटनिंग एंड थंडरिंग से इनको एनर्जी मिली होगी, और इन केमिकल्स के रिएक्शंस के कारण सबसे पहला प्रोटीन या अमीनो एसिड इस तरीके से बना होगा। तो इसमें हम लोग देख लेते हैं हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सोडियम। सोडियम इज नॉट नेसेसरी। कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन ये समझ में आता है। ऑक्सीजन, कैल्शियम, कैल्शियम इज अगेन नॉट नेसेसरी। कार्बन, हाइड्रोजन, पोटेशियम, पोटेशियम इज नॉट नेसेसरी। तो आंसर उसका हो जाएगा सेकंड, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन। तो ये आपका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ओरिजिन ऑफ लाइफ पूछ रहा है इसमें, कैसे लाइफ का ओरिजिनेशन हुआ होगा। तो उसके लिए स्पॉन्टेनियस थ्योरी बहुत पहले रही, उसके बाद ए बायोजेनिस थ्योरी आप याद रखिएगा। ए बायोजेनिस थ्योरी इज गिवन बाय हक्सले, हेनरी हक्सले, है ना। और उसके बाद एक सूप मॉडल दिया था। सूप जैसे होता है ना कि आप लोग सूप पीते हैं तो उसमें डिफरेंट डिफरेंट तरह की चीजें पड़ी होती हैं, तो ऐसे ही उन्होंने एक कल्पना की थी कि एक तालाब होगा, उसमें इतने इतने एलिमेंट्स होंगे का, तो वो जस्ट लाइक अ सूप। और ये किसने दिया था? जेबीएस, हेल्डेन एंड ओपेरॉन। और इसको एक्सपेरिमेंटली किसने किया प्रूफ? मिलर एंड यूरी ने। तो ये आपका क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद हाइड्रोकार्बन के अणु भारों के बढ़ते क्रम के अनुसार निम्न में से सही क्रम कौन सा है? देखिए, हाइड्रोकार्बन है ना, हाइड्रोकार्बन जैसा कि नाम से इंडिकेट है, ये दीज आर द केमिकल्स ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन। अब इनका सबसे अच्छा एग्जांपल है आपका पेट्रोलियम। तो इनकी जो सीरीज बनती है, सबसे पहले ये दो तरीके के होते हैं, पहले वो देख लेते हैं हम लोग। एक होते हैं आपके सैचुरेटेड, उसको बोलते हैं संतृप्त। एक होते हैं अनसैचुरेटेड, उनको बोलते हैं असंतृप्त। तो जो असंतृप्त होते हैं उसमें होता है आपके सेकंड, दो और मल्टीपल बॉन्ड्स होते हैं। दो बॉन्ड होंगे कार्बन कार्बन के बीच में, या फिर ट्रिपल बॉन्ड होगा कार्बन कार्बन। और इसमें जो संतृप्त होते हैं या इनको सैचुरेटेड बोलते हैं,
इसमें सिंगल बॉन्ड होता है। कुछ और होते हैं उनको बोलते हैं एरोमेटिक कंपाउंड्स, जैसे बेंजीन वगैरह होती है ना। तो ये हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, संतृप्त होते हैं, असंतृप्त होते हैं, एरोमेटिक बेंजीन्स वगैरह होती हैं। तो इनकी एक सीरीज होती है। अगर किसी में कार्बन एक है तो उसको आप याद कर लीजिएगा, उसको बोलते हैं मीथेन। अगर कहीं दो कार्बन है तो उसको बोलते हैं इथेन। अगर कहीं तीन कार्बन है तो उसको बोलते हैं प्रोपेन। और कहीं चार कार्बन है तो उसको बोलते हैं ब्यूटेन। और पांच कार्बन है तो बोलते हैं पेंटेन। तो पांच तक आप लोग अगर याद रख लें, जैसे छह में हेक्सेन, सेवन में हेप्टेन, एट में ऑक्टेन, नाइन में नोनेन, 10 में डेकेन। तो जो जिस तरीके से संतृप्त में ANE लगा हुआ है ना यहाँ पे, ऐसे ही यहाँ पे ENE हो जाता है डबल बॉन्ड में, और यहाँ बाई एन हो जाता है। तो यहाँ मीथेन वाला तो होगा नहीं, क्योंकि तो मीथेन में तो एक ही कार्बन होता है, तो यहाँ इथेन से शुरू होगा, तो इथीन, इथाइन, इस तरीके से ये होते हैं। तो ये सीरीज आप याद रख लीजिएगा, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। यहाँ पे ये एल्केन में ही पूछ रहा है। इनको बोलते हैं एल्केन, इनको एल्कीन, और इनको बोलते हैं एल्काइन, है ना। बाई एन ई और ANE। तो इसमें देख लीजिए, सिंपल पूछ रहा है। सबसे पहले क्या होगा, मीथेन ठीक है, फिर होगा इथेन, ये भी ठीक है, प्रोपेन ठीक है, ब्यूटेन ठीक है। तो आंसर आपका यही हो जाएगा। फिर भी देख लेते हैं, प्रोपेन नहीं, पहला प्रोपेन नहीं होता, पहला ब्यूटेन नहीं, पहला, तो आंसर आपका हो जाएगा फर्स्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रथम विश्व युद्ध में जर्मन सेना द्वारा प्रयुक्त किया गया रासायनिक आयुध, बड़ा फेमस है। ये एक लिक्विड था, जिसने क्या किया था कि जो अपोजिट जो सैनिक होते थे उस पे, उनकी स्किन पे ब्लस्टर्स वगैरह कर दिए थे, और लंग्स प्रॉब्लम भी उनको हुई थी। तो ये केमिकल की तरह वहां पे यूज किया गया था, और ये केमिकल की तरह यूज किया गया था। तो ये होता क्या है एक्चुअल में, ये था आपका, इसको बोला जाता था मस्टर्ड गैस। और मस्टर्ड गैस का जो केमिकल नेम है वो है डाइक्लोरो डाइइथाइल सल्फाइड। डाइक्लोरो यानी कि इसमें क्लोरीन के दो मॉलिक्यूल होते हैं, इसका कहते हैं डाइक्लोरो डाइइथाइल सल्फाइड, है ना। सल्फाइड बीच में होता है, सल्फर एक, और इसमें जो आंखों में इचिंग और ये ब्लस्टर्स वगैरह थे, सल्फर के कारण थे। और यहाँ पे आपका इथाइल सल्फाइड, डाइक्लोरो डाइइथाइल सल्फाइड। तो ये इसका प्रयोग वहां पे किया गया था, मस्टर्ड गैस का। मस्टर्ड गैस को आप लोग याद कर लीजिएगा, ये गैस नहीं है, ये एक द्रव के फॉर्म में होता है, और इसका जो केमिकल नेम है वो डाइक्लोरो डाइइथाइल सल्फर। तो ये आपका आंसर हो जाएगा मस्टर्ड ऑयल। क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। निम्न में से कौन कौन फलों के पकने में बढ़ावा देता है। तो हम लोग जानते हैं फलों, फ्रूट राइपनिंग हार्मोन, फ्रूट राइपनिंग हार्मोन किसे कहते हैं, ये होता है आपका इथाइलिन। इथाइलिन क्या करता है एक्चुअल में, जब फ्रूट जी की जो स्टेज होती हैं, लाइफ स्टेज होती हैं, उनमें 3 स्टेजेस होती हैं। एक होता है फ्रूट सेट, एक होता है फ्रूट डेवलपमेंट, फ्रूट का विकास, और एक होता है फ्रूट राइपनिंग। तो जो राइपनिंग होता है वो एक जेनेटिकली प्रोग्राम्ड प्रोसेस है, जेनेटिकली प्रोग्राम्ड प्रोसेस है। तो एक फाइटो हार्मोन होता है, जैसे आप जानते हैं कि प्लांट में कितने हार्मोन होते हैं, एक फाइटो हार्मोन होता है इथाइलिन, वो रेस्पॉन्सिबल होता है राइपनिंग ऑफ फ्रूट के लिए। तो अगर आप उसको फ्रूट डेवलपमेंट के बाद अगर आप पेड़ से कोई भी पौधा डायरेक्ट आप कट कर देते हैं, और फिर उसके बाद उसको इथिलीन बाहर से दिया जाता है, तो वो जैसे फाइटो हार्मोन वर्क करता है उसी प्रकार से इथिलीन भी वर्क करता है। देयर आर 5 मेन हार्मोन्स प्लांट के। नंबर 1 होता है आपका ABA, एब्सिसिक एसिड। नंबर 2 होता है आपका जिब्रेलिन, ठीक है। नंबर 3 आपका होता है साइटोकाइनिन। नंबर 4 आपका होता है ऑक्सिन, प्लांट ग्रोथ हार्मोन भी बोलते हैं जिसे। और एक होता है आपका इथाइलिन। तो इसमें कौन सा यूज होगा आपका, ये। और भी कई सारे और भी कई सारी गैसेस हैं जिनका यूज हम लोग फ्रूट राइपनिंग में करते हैं, जैसे एसिटिलीन का भी यूज करते हैं। लेकिन वहां स्पेसिफाई एक क्वेश्चन दिया होगा
क्योंकि एसिटिलीन का निर्माण होता है कैल्शियम कार्बाइड और वाटर की रिएक्शन से। कैल्शियम कार्बाइड CaC2 प्लस वाटर, उससे एसिटिलीन बनता है। तो अगर क्वेश्चन में दे रखा हो कि कैल्शियम कार्बाइड से गैस निकलती है, तो फिर उसमें आंसर आपको इथिलीन नहीं लगा के एसिटिलीन लगाना है, क्योंकि एसिटिलीन भी राइपनिंग में हेल्प करता है। इतना अच्छा नहीं काम करता जितना अच्छा इथिलीन करता है, लेकिन एसिटिलीन वर्क तो करता ही है। इस तरीके से और भी है, इथिलीन ग्लाइकोल। ये जो पहाड़ी एरिया होते हैं यहाँ पे, जहाँ पे बहुत ठंड पड़ती है, तो वहां पे इथिलीन ग्लाइकोल, इथिलीन ग्लाइकोल से आपको समझ में आ रहा होगा क्या है, ये एक एंटी फ्रीजिंग एजेंट की तरह काम करता है। एंटी फ्रीजिंग और राइपनिंग में भी हेल्प करता है। एंटी फ्रीजिंग कहाँ, जब कार वगैरह होती है वहां बहुत ठंडी पड़ती है, -70 -60 डिग्री टेम्परेचर होता है, तो गाड़ियों की पेट्रोल वगैरह में इसको डाल दिया जाता है, मिक्स कर दिया जाता है। तो उससे क्या होता है कि पेट्रोल जो फ्यूल होता है वो जमता नहीं है और गाड़ी स्टार्ट हो जाती है। एंटी फ्रीजिंग एथिलीन ग्लाइकोल, इसको आप देख लीजिएगा, इसका कौन सा फलम पकने बढ़ावा देता है, तो वो हो जाएगा आपका इथिलीन। एसिटिलीन भी है, इथोफोन भी आता है एक, इथोफोन, उसको भी यूज करते हैं, लेकिन सबसे बेस्ट होता है एथिलीन। कैल्शियम कार्बाइड की अगर बात करता है तो एसिटिलीन, और इथेफोन जो होता है वो भी इथिलीन ही निकालता है, तो इसलिए उसको भी इनडायरेक्टली यूज कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, एसिटिलीन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एसिटिलीन देखिए, एक आपका हो गया था इथेन, जो एल्केन था, इथाइलिन, इथीन जो आपका एल्कीन था, और लास्ट में जो जिसमें कार्बन कार्बन में 3 बॉन्ड होते हैं, उसका जो पहला होता है एच, इसको बोलते हैं इथाइन, या फिर इसका पुराना नाम है एसिटिलीन। तो एसिटिलीन क्या करता है कि एसिटिलीन जो है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बहुत तेज प्रदीप्त इल्यूमिनेशन क्रिएट करता है, तो इसलिए इसका जो है लैंप वगैरह में इसका यूज किया जाता है। दूसरा, ये क्या करता है कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में एसिटिलीन बहुत ज्यादा टेम्परेचर क्रिएट कर देता है, अप्रोक्सीमेटली 3000 डिग्री टेम्परेचर तक ये क्रिएट कर देता है, जिसके कारण इसको किसी भी चीज को जल्दी से गला देता है और उसको वेल्डिंग में यूज किया जाता है। तो देख लेते हैं हम, वेल्डिंग के उपयोग में इसका उपयोग होता है, बिल्कुल होता है। प्लास्टिक का निर्माण करने में प्रयुक्त एक कच्चा माल की तरह होता है, हाँ, इससे प्लास्टिक्स भी बनाए जाते हैं। जो पॉलीमर वाला हम देखेंगे तो उसमें है कि एसिटिलीन से प्लास्टिक्स भी बनते हैं, तो ये भी सही है, ये भी सही है। सिलिकॉन कार्बाइड और पानी के मिश्रण के द्वारा से प्राप्त किया जाता है। मैंने आपको भी बताया था कि एसिटिलीन कैल्शियम कार्बाइड और पानी से प्राप्त होता है, न कि सिलिकॉन। तो यह सिलिकॉन जो है ये गलत है, ये कैल्शियम कार्बाइड से प्राप्त होता है। तो क्या हो जाएगा इसमें, क और ख सही, तो इसका आंसर हो जाएगा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, निम्न में से किस उत्प्रेरक का उपयोग वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण में किया जाता है। देखिए, आपको पता है कि वेजिटेबल ऑयल होते हैं वो तरल होते हैं, और उनको प्रिजर्व करने के लिए और प्लस उनके ट्रांसफर के लिए इसको क्या किया जाता है, इसमें हाइड्रोजन को ऐड किया जाता है एडिटिव रिएक्शन के द्वारा, और उसमें कैटलिस्ट का यूज किया जाता है, जिसके कारण वो क्या होते हैं, वो सॉलिड या सेमी सॉलिड बन जाते हैं। तो इसमें जो कैटलिस्ट यूज होते हैं ना, वो 3 होते हैं। एक होता है आपका प्लेटिनम, एक होता है आपका पैलेडियम, और एक होता है आपका निकेल। तो इसमें जो है प्लेटिनम और प्लेडिनम, जो पैलेडियम और प्लेटिनम है, ये रूम टेम्परेचर पर जब हम हाइड्रोजनेशन करते हैं तब यूज किया जाता है, और जब टेम्परेचर बढ़ा हुआ होता है, अब टेम्परेचर बढ़ाते हैं तब निकल का यूज किया जाता है। तो अब हम इसको देख लेते हैं, जिंक नहीं, निकल यस, प्लेटिनम यस, कॉपर नहीं। तो यह हमारे 2 आंसर निकल के आ रहा है, एक तो हम निकल का भी यूज कर लेते हैं और प्लेटिनम का भी यूज कर लेते हैं। तो यहाँ पे मेरे हिसाब से आंसर दोनों होने चाहिए, क्योंकि आपकी जो 12th क्लास की एनसीईआरटी है उसमें भी प्लेटिनम पैलेडियम एवं निकल दिया हुआ है, लेकिन आयोग इसमें आंसर मानता है निकल का। तो इसको एग्जैक्टली आप देख लीजिए, यहाँ मेरा बताने का आंसर ये है कि अगर दोनों, अगर कहीं ऑप्शन हो या तीनों, पैलेडियम, प्लेटिनम और निकल, तो उसके अकॉर्डिंगली आप अपने आंसर को सही कर लीजिएगा। आयोग क्योंकि इसको निकल मानता है, तो अगर ये सिंगल हो तो इसमें निकल आप टिक करिएगा। अगर दोनों के लिए बोथ बी एंड सी या इस तरीके से आंसर आ जाए तो आप इसमें दोनों लगा सकते हैं। ये एनसीईआरटी
आपका 12th क्लास का जो एनसीईआरटी है हाइड्रोजनेशन, उसमें ये स्पष्ट लिखा हुआ है, यू कैन चेक इट। उसके बाद रहता है निम्नलिखित युग्म में से कौन सा सुमेलित नहीं है। देख लेते हैं। फ्लोरीन्स, क्लोरीन युक्त कार्बनिक यौगिक। शुष्क बर्फ, शुष्क बर्फ क्या होता है? सॉलिड CO2, ठीक है, पढ़ा चुके हैं। कैरोटीन, कैरोटीन एक टाइप ऑफ प्रोटीन जो हेयर्स में पाई जाती है, नेल्स में पाई जाती है और मानवीय त्वचा पर पाई जाने वाली प्रोटीन है, ठीक है। मस्टर्ड गैस हमने बताया था, एक रासायनिक आयुध क्या होता है? डाइक्लोरो डाइइथाइल सल्फर। तो रासायनिक मस्टर्ड गैस रासायनिक आयुध हो गया। फ्लोरीन्स, फ्लोरीन्स देखिए, हम जब कार्बन के एलोट्रॉप्स पढ़ रहे थे तो हमने बताया था कि अभी C60 से बकमिस्टर फ्लोरीन की खोज हुई है। वो क्या है? कार्बन का एलोट्रॉप है, क्लोरीन का नहीं है, क्लोरीन युक्त नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। तो इसमें आंसर कौन सा हो जाएगा आपका? सुमेलित नहीं है पूछ रहा है तो 1, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्यंजन के लिए इनमें से कौन सा कथन सत्य है? इसमें 6 से व्यंजन के स्ट्रक्चर पे क्वेश्चन है। तो देखिए, व्यंजन का स्ट्रक्चर केमिकल फॉर्मूला होता है C6H6 और इसका स्ट्रक्चर होता है यहाँ कार्बन 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 और इससे एक एक हाइड्रोजन अटैच होता है और ये यहाँ डबल बॉन्ड होते हैं। तो जब भी देखिए सिग्मा बॉन्ड होता है जब भी सिंगल बॉन्ड होगा, सिंगल बॉन्ड होगा तो सिग्मा, और डबल बॉन्ड वहां होंगे तो वहां एक सिग्मा और एक पाई होगा। तो यहाँ पे कितने डबल बॉन्ड हो जाएंगे? 1 2 3, तो पाई बॉन्ड कितने हो गए? पाई बॉन्ड हो गए आपके 3 और सिग्मा बॉन्ड हो गए आपके 1 2 3 4 5 6 हाइड्रोजन से अटैच हैं और एक 6 कार्बन कार्बन से अटैच हैं। तो सिग्मा हो गए 12 और पाई हो गए 3। तो देख लेते हैं हम लोग, इसमें 6 सिग्मा 6 पाई नहीं, 3 पाई है। 12 सिग्मा 6 पाई, हाँ नहीं 6 नहीं है, 3 पाई है। 12 सिग्मा और 3 पाई, ये ठीक है आपका थर्ड आंसर। तो इसका बेंजीन का स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए इस क्वेश्चन को करने के लिए। तो बेंजीन का स्ट्रक्चर इस तरीके से होता है, ये एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। तो ये हम लोग देख लेते हैं इसको। नेक्स्ट है आपका, शराब त्रासदी के जिनमें परिणाम स्वरूप अंधता आती है। देखिए, जो नॉर्मल शराब होती है C2H5OH, वही सी कार्बन के 2 मॉलिक्यूल है तो क्या हो जाएगा? इथाइल ग्रुप हो जाएगा और इसमें OH ग्रुप हाइड्रोक्सिल ग्रुप हुआ है तो इसको बोलते हैं इथेनॉल। ऑल ग्रुप लगता है जब भी ये OH ग्रुप अटैच होगा तो ऑल बोला जाता है, तो इथेनॉल होता है। और ये नॉर्मल शराब होती है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्पिरिट ऑफ वाइन भी बोलते हैं, स्पिरिट ऑफ वाइन, क्योंकि हम लोग इसी को नॉर्मली अल्कोहल के रूप में पिया जाता है। लेकिन जब इसमें हम वुड स्पिरिट मिला देते हैं, वुड स्पिरिट क्या होता है? वुड स्पिरिट या फिर मिथाइल अल्कोहल, वो होती है CH3OH, है ना। तो ये जहरीली बन जाती है और उसमें अंधता भी हो जाती है और इवन उसमें डेथ भी हो जाती है। तो आपको ये मिथाइल अल्कोहल को नहीं मिला। जब भी इसको खराब किया जाएगा या डीनेचर्ड किया जाएगा, डीनेचुरेशन में क्या यूज करेंगे हम लोग? जब इथाइल अल्कोहल का डीनेचुरेशन किया जाएगा तो हम लोग क्या यूज करेंगे? मिथाइल अल्कोहल का, CH3OH। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा आपका? मिथाइल अल्कोहल, ठीक है। इथाइल अल्कोहल तो नॉर्मल होता है ना, नॉर्मली पीते हैं हम लोग, नॉर्मल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वुड स्प्रिट। वुड स्प्रिट मैंने अभी बताया आपको, क्योंकि इसको सबसे पहले वुड के भंजन प्रोसेस के द्वारा बनाया गया था, है ना, कास्ट भंजन से बनाया गया था, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? CH3OH मिथाइल अल्कोहल को वुड स्प्रिट भी बोला जाता है। इसको पिया नहीं जाता है, इसको डिसइंफेक्टेंट और डॉक्टर्स वगैरह यूज करते हैं इसको, तो मेथिल अल्कोहल, ठीक। उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर, कौन एक प्राकृतिक बहुलक नहीं है? देखिए, पॉलीमर्स की जब बात आती है तो पॉलीमर्स क्या होते हैं? पॉलीमर्स देखिए, सिंगल यूनिट को जब आपस में जोड़ के मल्टीपल यूनिट्स बनाई जाती हैं तो ये जो रिएक्शन कहलाती है वो पॉलीमराइजेशन कहलाती है। और पॉलीमराइजेशन मेनली 3 तरीके से होते हैं, नेचुरल, सिंथेटिक और सेमी सिंथेटिक। तो जो नेचुरल होते हैं, जो हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म से प्राप्त होते हैं, मोटा मोटा यही है। जैसे स्टार्च, जैसे सेलुलोज, है ना, प्रोटीन्स, पॉलीसेकेराइड्स में आपका ये आ गया सेलुलोज, और आपके पॉलीन्यूक्लियोटाइड,
न्यूक्लियोटाइड के पॉली, और कुछ होते हैं सिंथेटिक, हम लोग जिनको अपने यूज के लिए बनाते हैं, जैसे नायलॉन, नायलॉन 66, है ना। रबड़ होती है बूना एस, बूना एन, ये हुए सिंथेटिक, है ना। और कुछ हैं आपके सिंथेटिक में ही, नियोप्रीन, ये क्या है, सिंथेटिक रबर है। और क्या है, पीवीसी वगैरह आपके, है ना, पॉलीविनाइल क्लोराइड। और एक होते हैं आपके सेमी सिंथेटिक, सेमी सिंथेटिक जैसे रेयन, ये क्या होते हैं, ये होते हैं सेल्यूलोज के बने हुए, है ना। और इनको सेमी सिंथेटिक होते हैं क्योंकि ये भी बनाए जाते हैं एक तरीके से, है ना। तो इसमें हम लोग देख लेते हैं जिनमें कौन सा एक प्राकृतिक बहुलक नहीं है, नेचुरल नहीं है। नेचुरल में ऊन, ऊन नेचुरल है क्योंकि हमें एनिमल से मिलता है। रेशम भी हमको एपीकल्चर में, चमड़ा भी स्किन से। नायलॉन, नायलॉन मैंने आपको बताया, नायलॉन क्या है, सिंथेटिक है, तो ये क्या हो गया, नायलॉन के कपड़े वगैरह बनाए जाते हैं, तो ये हमारा प्राकृतिक नहीं है बल्कि सिंथेटिक है। तो आंसर आपका हो जाएगा नायलॉन। उसके बाद निम्न में से कौन सा बहुलक बुलेट प्रूफ वस्त्र बनाने में उपयोग किया जाता है। इसको आप लोग देख लीजिएगा कि बुलेट प्रूफ जो जैकेट्स होती है हमारी, वो किससे बनती हैं। तो बुलेट प्रूफ जो जैकेट्स बनती हैं उसमें आपका यूज होता है पॉलीएमाइड। और पॉलीएमाइड क्या होता है, पॉलीएमाइड होता है पॉली पैराफेनिलॉन टेरप्टोलेमाइड। इसमें एमाइड की लिंकेज होती है, एमाइड की लिंक, एमाइड ग्रुप होता है ये। और इसमें इतने कई सारे एमाइड की लिंकेज होती है, तो इसको आप देख लीजिएगा, याद कर लीजिए इसको एज इट इज। ये होता है पॉलीएमाइड। बेकेलाइट, बेकेलाइट क्या होता है, बेकेलाइट आपका होता है फिनॉल का फॉर्मेल्डिहाइड। ये होते हैं आपके फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड। होता क्या है ये होता है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। देखिए प्लास्टिक दो तरीके से होती है, एक होती है थर्मोसेटिंग और एक होती है थर्मोप्लास्टिक। जो थर्मोसेटिंग प्लास्ट होती है ये रीयूजेबल नहीं होती, है ना। इनको अगर आप दोबारा से इनको टेम्परेचर देके मोल्ड करोगे तो ये रीयूजेबल नहीं होती, और ये रीयूजेबल होती है। इसका एग्जांपल है आपका बेकेलाइट। इससे क्या बनाया जाता है, इससे आपका बनाया जाता है कॉम्स, है ना। बहुत सारी यूटेंसिल्स होते हैं, उनके जो हैंडल्स होते हैं वो, है ना। और इलेक्ट्रिक स्विच, इलेक्ट्रिक स्विच, इलेक्ट्रिक स्विच बनाए जाते हैं इससे। तो ये आपका, तो ये इलेक्ट्रिक स्विचेज वगैरह, यूटेंसिल्स के हैंडल्स, और आपके जितने भी कॉम्स वगैरह, है ना। और आपने देखा होगा जो रिकॉर्डर्स होते हैं, जो थ्री इडियट मूवी में आपने रिकॉर्डर देखा होगा जिसपे बैठ के वो गाना सुनता है उसका प्रिंसिपल, तो वो उनको बोलते हैं फोनोग्राफिक रिकॉर्ड्स। तो फोनोग्राफिक रिकॉर्ड ये भी किसका बनाया जाता है, बेकेलाइट का बनाया जाता है। उसके बाद आता है टेफ्लॉन। टेफ्लॉन क्या होता है, देखिए ये होता है टेट्राफ्लोरो इथेन, टेट्राफ्लोरो इथेन, टेट्राफ्लोरो इथेन, ये पॉलीमर है ना। इसमें क्या करते हैं, ये क्या होता है ना, ये केमिकली इनर्ट होता है, इसमें जंग नहीं लगती है। इसलिए जो जितने भी आपके यूटेंसिल्स हैं जिसमें जो परत चढ़ाई जाती है जिससे उस पर कुछ भी चिपकता नहीं है, तो उसमें क्या टेफ्लॉन की कोटिंग्स की जाती है। तो ये टेफ्लॉन हो गया आपका पॉलीएमाइड, पॉलीएमाइड्स की ब्लड प्रूफ जैकेट बनती है। बेकेलाइट हो गया, बेकेलाइट क्या है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखें, निम्नलिखित बहुलक में किसका उपयोग न चिपकने वाली, देखिए आगे अभी, तो ये इसका है टेफ्लॉन। टेफ्लॉन को हम यूज किया जाता है। नियोप्रीन, नियोप्रीन मैंने अभी बताया था आपको, ये सिंथेटिक रबर होती है, सिंथेटिक रबर। देखिए रबर में जब भी क्वेश्चन आएगा तो दो चीज याद रख लेनी है आपको, एक सिंथेटिक का एग्जाम्पल और एक नेचुरल का एग्जाम्पल। तो नेचुरल का एग्जाम्पल आपको याद रखना है आइसोप्रीन, और सिंथेटिक का आपको याद रखना है नियोप्रीन।
नियोप्रीन क्लोरोप्रीन का बहुलक होता है और आइसोप्रीन नेचुरल होता है। तो सिंथेटिक में नियोप्रीन, नेचुरल में आइसोप्रीन, यही पूछा जाता है कई बार। पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड, गट्टा पर्चा इज ऑल्सो टाइप ऑफ रबर। इसका यूज डेंटिस्ट करते हैं। गट्टा पर्चा के कोन्स को आरसीटी, जब रूट कैनाल थेरेपी आपकी होती है तो उसमें अंदर इंसर्ट किया जाता है। ये बायोलॉजिकली इनर्ट होता है, कोई भी बॉडी में प्रॉब्लम नहीं करता है। उसके बाद आता है निम्नलिखित में से कौन से बहुलक जैव निम्नीकरण नहीं किया जा सकता है। जैव निम्नीकरण का मतलब इनका डिग्रेडेशन, बायोडिग्रेडेशन। बायोडिग्रेडेशन किस किस का हो जाता है? तो सेलुलोज है, हो ही जाएगा, स्टार्च का हो जाएगा, प्रोटीन भी अपने आप बैक्टीरियल डिग्रेडेशन हो जाएगा। बचेगा क्या? जो सिंथेटिक होगा। तो इसका क्या है? पॉलीविनाइल क्लोराइड। अब आपसे पूछ ले कोई कि ऐसी जो सिंथेटिक पॉलीमर्स जो बायोडिग्रेडेबल हैं, तो उसके लिए आप एग्जाम्पल याद रख लीजिए, PHVV है ना, और सिंथेटिक उसमें नायलॉन 6, नायलॉन 2, ये क्या है? ये बायोडिग्रेडेबल है, ये बैक्टीरिया से डिग्रेडेट हो जाते हैं। PHVP ये क्या होता है? फुल फॉर्म इसकी पॉली बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट और को बीटा हाइड्रोक्सी वेलरेट। PHVP याद रखिएगा, ऐसे ही करके देगा। तो नेक्स्ट है आपका, किस द्रव के एकत्रित होने मांसपेशियां थकान का अनुभव करने लगती हैं? देखिए, जो हमारी हमारी बॉडी सेल्स होती हैं, सेल्स में एक होता है रेस्पिरेशन का प्रोसेस। रेस्पिरेशन का प्रोसेस क्या होता है? रेस्पिरेशन होता है जो हमारे कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स होते हैं, कॉम्प्लेक्स या कह दीजिए पॉलीमर्स होते हैं, उनको सिंपलर में तोड़ना। सिंपलर में तोड़ना क्यों तोड़ना? कि इसमें जो छिपी, कॉम्प्लेक्स में जो छिपी हुई एनर्जी है इन द फॉर्म ऑफ ATP, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, वो बाहर आए और उसका यूज सेल्स कर सकें। सिंपल सा ये मतलब होता है कि कॉम्प्लेक्स का सिंपलर में बदलना। तो ये हो जाता है रेस्पिरेशन। तो जो एनिमल सेल होती है, जो एनिमल सेल होती है उसमें जो रेस्पिरेशन होता है वो 3 स्टेजेस में होता है। एक होता है आपका ग्लाइकोलिसिस, एक होता है आपका क्रेब्स साइकिल, ये सब रेस्पिरेशन के स्टेजेस हैं, और एक होता है आपका ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन, है ना। तो जब ग्लूकोज टूटता है तो सबसे पहली स्टेज होती है ग्लाइकोलिसिस। अब जब ग्लाइकोलिसिस स्टेज होती है तो उसमें ये होगा कि ये होती है विदाउट, इन द प्रेजेंस ऑफ, ये एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होती है। पहली स्टेज जब भी होगी वो एब्सेंस ऑफ O2 होगी। अब अगर कोई सेल है, जैसे हमारे यहाँ बात हो रही है मसल्स की, मांसपेशियों की, तो जब कोई व्यक्ति खेल रहा होता है तो वहां क्या होगा कि रेस्पिरेशन इतना फास्ट होता है कि वहां पे ऑक्सीजन की कमी होने लगती है। जब ऑक्सीजन की कमी होगी तो जो ग्लाइकोलिसिस, जो ऑक्सीजन की एब्सेंस में जो पहली स्टेज हुई, तो वो फिर नेक्स्ट स्टेज भी वो ऑक्सीजन की एब्सेंस में हो जाती है और वहां बन जाता है लैक्टिक एसिड, अगर वो एनिमल सेल है तो। और अगर कोई ईस्ट वगैरह है तो वहां बन जाता है एल्कोहल। ठीक है, यहाँ बनेगा लैक्टिक एसिड। और अब क्या हो गया कि कोई ऐसी सेल है जहां पे पहली ये जो स्टेज है ये तो एब्सेंस इन ऑक्सीजन होगी, उसके बाद अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंस लगातार बनी रहती है तो वहां पे बनेगा लैक्टिक एसिड, अगर एनिमल सेल है। और अगर एल्कोहल है, वो ईस्ट है, तो बनेगा वहां पे एल्कोहल। लेकिन क्या होता है कि वहां पे हमको प्रॉपर ऑक्सीजन अगर मिल जाती है, ऑक्सीजन अगर मिल जाती है तो फिर वो चला जाएगा क्रैब साइकिल में, उसके बाद होगी ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन, और इस प्रोसेस में 36 ATP एनर्जी जनरेट होती है और ग्लाइकोलिसिस में 2 ATP एनर्जी जनरेट होती है। ठीक है, कहीं कहीं पर 32 ATP लिखा होगा तो वो भी सही है, रिसेंट स्टडीज 32 ATPs बोलती हैं, वैसे 36 ATPs है। तो ये होता है आपका कि जब किसी द्रव के एकत्रित होने से मांसपेशियां थकान का अनुभव करने लगती हैं तो क्या बनता है आपका लैक्टिक एसिड। ठीक है, पायरोविक एसिड, पायरोविक एसिड जो होता है वो ग्लाइकोलिसिस के बाद बनता है, वो एंड प्रोडक्ट नहीं होता। ग्लाइकोलिसिस होगी तो उसके बाद पायरोविक एसिड होता है। बेंजोइक एसिड इसमें बनता नहीं है। यूरिक एसिड क्या होता है? यूरिक एसिड आपकी, जब भी आप हाई प्रोटीन डाइट लेते हैं तो आपका जो एंड प्रोडक्ट है वो यूरिक एसिड की तरह जमा होकर आपके जॉइंट्स वगैरह में जमा हो जाता है, जिससे पेन होने लगता है आपको। तो ये आपका आंसर हो जाएगा इसमें लैक्टिक एसिड। उसके बाद
सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करिए और बताइए। लैक्टिक, देखिए ये होते हैं डिफरेंट डिफरेंट जो पदार्थ होते हैं उसमें डिफरेंट डिफरेंट एसिड्स मिलते हैं हमारे। तो जो लैक्टिक एसिड होता है उसको आप देख लीजिए, दूध में मिलता है। एसिटिक एसिड जो हमारा होता है वो सिरके में मिलता है। कई बार पूछा जाएगा, इसको एज इट इज आप देख लीजिए। लैक्टिक एसिड मिल्क, एसिटिक एसिड सिरका। जितने भी साइट्रिक, साइट्रिक सिट्रस से याद रखिए, जितने भी सिट्रस फ्रूट होते हैं हमारे, नींबू है ना, मौसमी, इन सब में क्या होता है साइट्रिक। और ब्यूटेरिक का जो अम्ल होता है वो बटर, बटर जिससे मिलता है, यानी दुर्गंध युक्त मक्खन। दुर्गंध किस लिए होती है उसमें, ब्यूटेरिक अम्ल के कारण होती है। ठीक है, तो ये इसको एज इट इज आपको देखना है। उसके बाद है आपका निम्न में से कौन सा कार्बनिक अम्ल अंगूर, इमली तथा, देखिए ये भी एसिड है इसमें, लेकिन इसमें एक डिफरेंट मिलता है, वो है टारटरेट। इसको अंगूर, इमली एंड केला, ये 3 अलग से याद कर लीजिए, वो टारटरिक एसिड। नेक्स्ट है आपका फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल यूज किया जाता है। फोटोग्राफी में आपका यूज किया जाता है फेरस ऑक्सैलिक कंपाउंड एक यूज किया जाता है, तो उसमें ऑक्सैलिक एसिड यूज किया जाता है। फॉर्मिक एसिड आप ये देख लीजिएगा, आपका क्वेश्चन कई बार आया है, चीटियां जितनी भी चीटियां होती हैं ना, मुख्यतः रेड लाल चीटी, उसमें फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। ऑक्सैलिक एसिड आपका फोटोग्राफी में यूज हो गया। साइट्रिक एसिड मैंने आपको बताया था, जितने भी सिट्रस फ्रूट हैं नींबू वगैरह, उसमें सिट्रिक। एसिटिक एसिड मैंने बताया आपको सिरके में मिलता है। तो ये आपका हो गया 20वां क्वेश्चन। उसके बाद क्योंकि हमलों में से किसको बेकिंग पाउडर के निर्माण में यूज किया जाता है, तो ये जो टार्टरिक आपका होता है, जो इमली वगैरह में मिलता है, जैसे बोलते हैं ना टार्टरी वगैरह, तो वो इमली से पानी को खट्टा करते हैं। आपने गोलगप्पे का पानी देखा होगा, वो किससे खट्टा कर रहे हैं, इमली से, क्योंकि उसमें क्या मिल रहा है उनको, टार्टरी, टार्टरिक एसिड है ना। अब तो सिंथेटिक भी बना लेते हैं लोग, लेकिन अगर कोई नेचुरल और डायरेक्ट इमली डाल रहा है तो वो हेल्थ के लिए भी ठीक रहती है। और उसमें क्या मिलता है, टार्टरिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फॉर्मिक अम्ल, मैंने बताया था आपका लाल चींटियों में पाया जाता है, सिरके में एसिटिक एसिड, नींबू में सिट्रिक, और सेब में आप देख लीजिए, सेब में एक होता है मैलिक एसिड, वो किस में पाया जाता है, सेब में पाया जाता है। तो ये आपका फॉर्मिक एसिड वाला हो गया ये क्वेश्चन। तो दोस्तों ये वीडियो काफी लंबा हो रहा है, तो दैट्स इट फॉर टुडे। अगर आपको ठीक लगता है तो लाइक करिए, फॉलो करिए। अगर आपके क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में अवश्य लिखिएगा, मेरी कोशिश रहेगी कि मैं उसके आंसर्स दे सकूं। माई सेल्फ डॉक्टर मुकेश, और आप देख रहे थे जनरल साइंस के क्वेश्चंस। थैंक यू वेरी मच।